हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ दिनों से सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में यानी जीएस की श्रृंखला में हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमार्फोलॉजी। जियोमार्फोलॉजी की बात करें, पिछली कक्षा में हमने कई सारे लेक्चर को, कई सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखा है, समझा है, जाना है और उसको प्रश्नों के रूप में भी हल किया है कि हम कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, इसके बारे में भी हमने देखा है। ठीक है, आप लोगों ने खूब बढ़िया से तैयार किया, जवाब अच्छा दिया। अच्छा लगा मुझे देखकर कि आप लोग का मेरा प्रयास जो है आप लोग के काम बेहतरीन तरीके से आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ज्वालामुखी यानी वल्केनोज। अब ज्वालामुखी की बात है तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ज्वालामुखी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि कोई नया टॉपिक जब स्टार्ट होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वो वनडे से लेकर सिविल की बात करें, शायद ही वो एग्जाम निकलता हो जिसमें ज्वालामुखी से क्वेश्चन न बनते हो। देखिए, ज्वालामुखी के स्थल रूपों की बात करते हैं, ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया की बात करें, किस प्रकार की ज्वालामुखी है इसकी बात करें, कौन से मटेरियल ज्वालामुखी से निकलते हैं इसकी बात करें, या ज्वालामुखी के विश्व वितरण की बात करें, कहीं न कहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, शायद हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया से लेकर इसके विश्व वितरण तक हम एक दो तीन जितने भी लेक्चर बनेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बनाया जाएगा। पर इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं क्योंकि ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को डेफिनेशन से। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे वीडियो आपको सब फ्री में मिल रही है और आगे मेरा प्लान है और सारे सब्जेक्ट को भी प्रोवाइड कराने का, तो इस पे हम बात कर लेंगे बाद में। पर आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। ठीक है, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको और चीजें देने की स्थिति में आएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज की। देखिए, यहाँ पे ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी उद्गार क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, धरातल पर निर्मित ऐसे प्राकृतिक छिद्र या दरार जिनसे होकर भूगर्भ के नीचे से तप्त गैसें, पिघली हुई चट्टानें, जलवाष्प, कंकड़ पत्थर इत्यादि चीजें धरातल पर आती हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या कहा कि देखिए, धरातल के नीचे से छिद्र के माध्यम से या दरार के माध्यम से धरातल के नीचे से जो भी मटेरियल निकल रहा है, कौन कौन से मटेरियल निकलेंगे इसके बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे गैसें निकल जाएंगी, वहां पर पिघली हुई चट्टानें निकलेंगी, कंकड़ पत्थर निकलेंगे, जलवाष्प निकलेगा, इत्यादि चीजें जो निकलती हैं इसी को कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार। अब यहाँ पर डेफिनेशन में यही सारी चीजें लिखा गया, तप्त गैसें, लावा, मैग्मा, जलवाष्प इत्यादि, पिघली हुई चट्टानें इत्यादि जो निकलती हैं इसी को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक, अब उद्गार की स्थिति देख रहे हैं आप, उद्गार कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी होता है। आपने पिछली कक्षाओं में प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी को बड़े बढ़िया से पढ़ा है। प्लेटों के अभिसरण अपसरण की बात करें, हमने बहुत अच्छा से सीखा है। तो उसी क्रम में उसको थोड़ा सा क्विक रिविजन करा देते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार बनने की संभावना कहाँ पर होती है, इसी चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए देखिए, प्लेटों के मोमेंट की बात करें, तीन प्रकार की गतियां होती हैं इसमें। पहली गति की बात करें, जैसे ये दो प्लेटें हैं, यहाँ पर दो प्लेटें हैं, अगर ये प्लेटें एक दूसरे के पास पास जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, अभिसरण हो रहा है। यहाँ पर अगर प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जा रही हैं, इसे क्या कहेंगे, अपसरण हो रहा है यानी डाइवर्जेंट हो रहा है। तीसरी अवस्था क्या है, स्लाइडली पास्ट की, यानी प्लेटें ऐसी अवस्था में है यानी यहाँ पर एक दूसरे के न तो पास आ रही न तो दूर जा रही बल्कि क्या है, ऐसे ऐसे चल रही है यानी स्लाइडली पास्ट की स्थिति। ठीक, थोड़ा सा धैर्य बना के सुनिएगा। आपने पिछली कक्षाओं में इस चीज को पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि फिर से बताया जा रहा, पर ऐसा नहीं। आप इसको देखिए, हमारे बताने का उद्देश्य क्या है। देखिए, ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं हम, आप दो तीन चीजें पहले से जानते हैं। क्या क्या जानते हैं कि धरातल यानी पृथ्वी की सतह से लेकर लगभग 100 किलोमीटर की गहराई यानी जीरो से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई है, इसको हम कहते हैं क्या, स्थल मंडल। ये नहीं कहते हैं स्थल मंडल, या इसी को कहते हैं, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, इसी को कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ठीक। इसके बाद 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर लगभग जो स्थिति होती है इसे कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं,
दुर्बलता मंडल या कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी कह सकते हैं यह दुर्बलता मंडल है। अब देखिए इसकी बात क्यों कर रहे हैं, करने के पीछे का कारण अभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप जानते हैं दुर्बलता मंडल किस लिए फेमस है। इसे लो वेलोसिटी जोन कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये ऐसा क्यों कहते हैं, कहने का पीछे का रीजन यही है, मैग्मा चैम्बर कहने के पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं यह पिघली हुई अवस्था में होती हैं। कैसा होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है। जब चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, चट्टानें पिघलेंगी तब, कहने का मतलब यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है। तापमान बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता होती है। इसी कारण से यहाँ पे चलती हैं संवहनी धाराएं, जिसको दिया था होम्स ने 1930 में। इस बात को हमने सीखा है। यहाँ पे जो संवहनी धाराएं चलती हैं, किसका, ये चट्टानें क्या है, ऐसे मूव करती हैं। देखिए बहुत तेजी से नहीं मूव करती हैं, पर ये हल्का हल्का ऐसे चलती हैं। अब कंडीशन ऐसा है, ये सरक रही हैं। जब ये ऐसा चल रही हैं, चलने की वजह से क्या होगा, चूंकि देखिए जैसे पहली वाली प्लेट ये क्या है, लिथोस्फीयर, और दूसरी क्या है, स्टेनोस्फीयर। चूंकि ये हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो ये प्रभाव किस पे देगा, ऊपर वाली प्लेट पर। अब जहां पर कहीं प्लेट किनारे स्थित होंगे, यानी प्लेट बाउंड्री होगी, या चट्टान किसी कारण से कमजोर पड़ जाएगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, ये जो पिघली हुई चट्टानें हैं, यहाँ पर निकलकर, यहाँ से निकलकर यहाँ धरातल पर निक्षेपित होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ धरातल पर निक्षेपित होना शुरू हो जाएंगे। इसी को कहेंगे क्या, ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक एक्टिविटी। बात हमारी समझ गए होंगे, बात हमारी समझ गए होंगे। और ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, यह दो प्रकार से। कैसे, अभी हमने शुरुआत में प्लेटों की बात किया था, यहाँ से समझते हैं। जब प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे के किनारे जा रही, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ऐसे में क्या होता है, जो भारी वाली प्लेट होती है वह हल्के प्लेट के नीचे चली जाती है, क्षेपित हो जाती है। ये भारी वाली प्लेट जब हल्के के नीचे चली जाएगी, चूंकि यह नीचे जाएगी, नीचे कहाँ जाएगी, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। जैसे ये हल्की प्लेट है और ये वाली भारी प्लेट है। ये भारी प्लेट जब इसके नीचे जाएगी तो दुर्बलता मंडल में जाएगी। ऐसे में दुर्बलता मंडल में चूंकि चट्टानें पिघली अवस्था में है, तापमान ज्यादा है, रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता है, ऐसे में ये भी चट्टानें यहाँ पर पिघलेंगी। जब पिघलेंगी तो वहाँ पर मैग्मा की वृद्धि होगी, मैग्मा ज्यादा मात्रा में बनेगा। ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा मात्रा में बनेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा उभार की स्थिति बनेगी। ऐसे में क्या होगा, वह स्थल मंडल तोड़ को, क्योंकि एनर्जी वहाँ पर इतनी ज्यादा हो जाएगी, ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर यह स्थल मंडल को तोड़कर बाहर निकलेगा। कैसे होगा, एक फिगर से आसानी से समझते हैं। जैसे कंडीशन यही होता है, एक प्लेट है ये हल्की वाली, ये दूसरी आई इसके नीचे निक्षेपित हो गई। ऐसी कंडीशन में यहाँ से जब मैग्मा ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी कंडीशन में यहाँ पे ज्वालामुखी की स्थिति बन जाएगी। जब ज्वालामुखी की स्थिति जो बनेगी उसे हम कहेंगे केंद्रीय प्रकृति की ज्वालामुखी। क्यों कहेंगे, क्योंकि जब अविसरण किनारों पर जो ज्वालामुखी होता है वह केंद्रीय प्रकृति की होती है। इसके बारे में आगे और भी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी डेफिनेशन में आपने देखा था कि हमने कहा था क्या, हमने ये कहा था कि यहाँ पर ज्वालामुखी छिद्र से, यही कहा था, ज्वालामुखी प्राकृतिक छिद्र से या दरार से। ठीक है, छिद्र कब होगा, छिद्र बनेगा जब प्लेटों का अभिसरण होगा। ठीक है, ऐसे में संभावना होगी। और दरार कब बनेगा, जब अपसरण की स्थिति होगी, प्लेटों की जब अपसरण की स्थिति होगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ज्वालामुखी ये प्रकार का बनेगा। आइए देखते हैं। अब यहां से समझना हमको, जब प्लेटें दूर दूर जा रही हैं, क्योंकि प्लेटें ऐसे हैं दूर दूर जा रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, एक दरार बनेगा। जब एक दरार बनेगा, वही स्थिति है, नीचे जो मैग्मा था वो क्या होगा, बाहर आके निक्षेपित होगा। ठीक, ये हुई ज्वालामुखी की प्रक्रिया। ठीक है, इस बात पे फोकस करने कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा है। समझते हैं यहाँ पर क्या कहने के पीछे क्या है। यहाँ पर क्या बनेगा, दरार, और यहाँ पर क्या बनेगा, छिद्र। ठीक, ऐसी स्थिति में हमें ज्वालामुखी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें एक चीज समझना जरूरी हो जाता है कि यहाँ जो एस्थेनोस्फीयर से जो मटेरियल निकल रहा है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है। उसकी प्रकृति जानने के लिए जानने की वजह यही है कि प्रकृति हम इसलिए जानेंगे क्योंकि जिस प्रकार का लावा निकलेगा उसी के आधार पर यह निर्धारित होगा कि स्थल रूप कैसा बनेगा। बात हमारी समझ गए होंगे। अगर बहुत गाढ़ा लावा निकल रहा है तो स्थल रूप दूसरा होगा, अगर पतला निकलेगा स्थल रूप की स्थिति कुछ और होगी।
ऐसे हम कह सकते हैं अगर अम्लीय निकल रहा है या क्षारीय निकल रहा है, इस आधार पर इसके स्थल रूप जो है अलग अलग प्रकार के बनेंगे। यहां तक हमें लगता है आपको बात को बेहतर तरीके से समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ज्वालामुखी से संबंधित कुछ पदार्थों के बारे में हम पढ़ लेते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। से कहने का मतलब उद्गार से जो निकलने वाले पदार्थ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। पहला क्या है, ठोस, यानी इसे कहेंगे हम क्या, सॉलिड। दूसरा द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा क्या है, गैसियस। कहने का मतलब जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उसमें ठोस, द्रव और गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में मटेरियल निकलते हैं। अब तीनों रूप में मटेरियल जो निकल रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर ली जाती है। यहाँ पे जब सॉलिड की हम बात करेंगे, ठोस की जब बात करेंगे, जो ठोस रूप में निकलता है वो चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं। ये चट्टानों के टुकड़े बड़े भी होंगे और छोटे भी होंगे। जो बड़े और छोटे टुकड़े होते हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, इसे पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। अब आगे इसको हम और बढ़िया से जानेंगे, पर यहाँ पे एक मोटे मोटा आप इसका एक रिव्यू ले लीजिए कि हमें जानना क्या है, कैसे जानना है। ठीक, ठोस के रूप में चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, बहुत से धातुएं भी निकलती है, कहाँ, ज्वालामुखी उद्गार के समय, ठोस रूप में। आगे बात करते हैं लिक्विड को, अगर देखेंगे यानी द्रवस्था को देखेंगे, यहाँ से क्या निकलता है, मैग्मा या लावा। क्या निकलता है, मैग्मा या लावा। अब मैग्मा क्या है, आपने पीछे देखा था कि जो स्टेनोस्फीयर है, जो स्टेनोस्फीयर है, ये लिथो हो गया, ये लिथो हो गया, और नीचे क्या है, स्टेनो। यहाँ पे स्टेनो में क्या होता है, यहाँ पे जो चट्टानें वो पिघली हुई अवस्था में होती है, पिघली हुई अवस्था में होती है, यही मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है। इसीलिए स्टेनोस्फीयर को कहते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर से ही मैग्मा का निर्माण होता है और यही मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के बाद धरातल तक पहुंचती है। बात स्पष्ट है। चलिए गैसियस फॉर्म की बात करेंगे। गैसियस की बात करेंगे, गैसियस फॉर्म में क्या क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, ठीक है, अमोनिया इत्यादि सारी गैसें निकलती हैं। इसमें से ज्वालामुखी उद्गार से क्या नहीं निकलता है। अब आप जानते हैं क्या नहीं निकलता है, उसमें एक ऑप्शन होता है जलवाष्प भी, जलवाष्प एक ऑप्शन होता है। और हम कॉमन सेंस से ये सोचते हैं कि जलवाष्प कहाँ निकलेगा, क्योंकि ऐसा है कि जैसे जो ज्वालामुखी से उद्गार हो रहा है वहां पे तप्त गैसें निकल रही हैं, वहां से पिघली हुई चट्टानें निकल रही हैं, तो जलवाष्प निकलने की संभावना नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प ही निकलता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प ही निकलता है। इसलिए आप कंफ्यूजन को नहीं पालिएगा। ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर निकलता है कोई चीज तो क्या होता है, जलवाष्प। ठीक, जलवाष्प के साथ साथ बहुत सारी गैसें निकलती हैं। यहाँ पे कुछ गैसों का नाम लिखा गया है, उसका नहीं भी लिखा गया, सब आपको पढ़ना है कि कौन सी गैसें निकलती कौन से नहीं। कई बार ऐसा होता है, ये प्रमुख गैसें हैं, इन गैसों में से किसी एक गैस का नाम दिया रहेगा कि कौन सी ज्वालामुखी उद्गार में नहीं निकलती है। इस बात को आपको जानना होगा। पर ये आप जलवाष्प वाले बैटर को आप जरूर ध्यान से देखिएगा कि जलवाष्प निकलता है। अगर आपके दिमाग में रहा होगा कि नहीं निकलता है तो इसको आप रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लावा के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लावा दो प्रकार का होता है। ठीक, लावा दो प्रकार का होता है, एक होता है अम्लीय यानी एसिडिक, दूसरा क्या होता है, क्षारीय यानी बेसिक। देखिए यहाँ पे दो प्रकार और भी होते हैं, लेकिन प्रमुख दो प्रकार हैं। अब दो प्रकारों पर जोर देने के पीछे का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे बात हो रही अम्लीय लावा की, यहाँ पे बात हो रही क्षारीय लावा की। ये जो अम्लीय और क्षारीय लावा होता है, यही लावा की प्रकृति ही निर्धारित करता है कि कैसा स्थल रूप बनेगा। हमारी बात को आप समझिएगा। आप पीछे चट्टान पढ़ चुके हैं, चट्टान में आपने पढ़ा था क्या, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या थी कि जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ थे ठंडे होने के बाद वही क्या थे, आग्नेय चट्टान बने थे, इग्नियस रॉक्स बने थे। अब यहाँ पर वो आग्नेय चट्टान कैसा बनेगा, यानी स्थल रूप कैसा बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैग्मा चैम्बर से जो निकलने वाला लावा है वह अम्लीय है कि क्षारीय। क्योंकि अम्लीय होगा तो गाढ़ा होगा, क्षारीय होगा तो पतला होगा। अब जाहिर सी बात है, जब एक पतला है एक गाढ़ा है, जैसे एक बाह्य उदाहरण से आप देख सकते हैं, जैसे किसी सतह पर कोई लिक्विड आपको गिराना है, कोई लिक्विड गिराना है, यहाँ पर ये लिक्विड अगर गाढ़ा है, ठीक, अगर गाढ़ा है
और आप उस सतह पर गिरा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, वह कम फैलेगा। अगर वो पतला है, पतला का मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, श्यानता कम है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह सतह पर बहुत तेजी से फैल जाएगा। यही बात आपको समझनी है, यही बात आपको समझनी है। यानी यहाँ पे एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, यह डिसाइड करता है क्या, इस स्थलरूप कैसा बनेगा। इसीलिए यहाँ पे जो प्रकार है इसके अम्लीय और क्षारीय, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। आगे हम अम्लीय के नेचर को देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, जो लावा में निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, यहाँ पे जो मेन कंटेंट होता है, जो मुख्य चीज होती है, वो सबसे ज्यादा होती है क्या, सिलिका। क्या निकलता है सबसे ज्यादा, सिलिका। फार्मूला आप देख लीजिएगा, SiO2, इसे क्या कहते हैं, सिलिका। कुछ एग्जाम में सिलिका का फार्मूला भी पूछा गया निम्नलिखित में से सिलिका का सूत्र क्या है। तो आप जानते हैं कि SiO2 है, कभी पूछ सकता है। सिलिका में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी SI लिखा होता है तो इसी को हम सिलिका समझ बैठते हैं। ये सिलिका नहीं है, ये सिलिकॉन है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सिलिका की। सिलिका का मतलब SiO2। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो सिलिका की बात हो रही है, सॉरी अम्लीय लावा की बात हो रही है, यहाँ पे एस्टिक लावा की बात हो रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे, इसी सिलिका की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 60% होता है। कहने का मतलब अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, वह अम्लीय प्रकृति का लावा होगा। जब अम्लीय लावा होगा तो इसमें और क्या क्या गुण होंगे, इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कहने का मतलब कम होता है। अब देखिए आप समझिएगा, यहाँ पे हमने कहा कम होता है, यहाँ पे कम कहा है। कम का मतलब 700 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार का प्रमुख लावा हमको पढ़ना है, एक अम्लीय, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। अगर हम क्षारीय से तुलना करेंगे, यानी बेसिक से तुलना करेंगे, तो बेसिक की तुलना में अम्लीय लावा का तापमान कम होता है। किसकी तुलना में, ठीक है, क्षारीय की तुलना में देखेंगे इसका तापमान क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी श्यानता अधिक होती है। श्यानता का मतलब विस्कोसिटी इंग्लिश में कहते हैं, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ेपन से। इसका गाढ़ापन क्या होता है, अधिक होता है। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज जब गाढ़ा अधिक होगा तो सतह पर आने के बाद वो फैलेगा, लेकिन कम फैलेगा, तुलनात्मक रूप से कम फैलेगा। किससे तुलना कर रहे हैं, अगर कोई चीज पतला है यानी उसकी श्यानता कम है, विस्कोसिटी कम है, ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा फैल जाएगा। जैसे सतह पर एग्जाम्पल से आप देख लेंगे, कोई मटेरियल ऐसा ले लीजिए जो गाढ़ा है, कोई भी लिक्विड ले लीजिए जो गाढ़ा है, उसको आप गिराएंगे किसी चिकनी सतह पर गिराएंगे, ऐसी कंडीशन में अगर गाढ़ा है तो कम जगह में फैलेगा। पर उतनी ही मात्रा में मटेरियल अगर पतला है यानी विस्कोसिटी उसकी कम है, उसको गिराएंगे तो ज्यादा एरिया पर फैल जाएगा। ऐसी स्थिति होती है क्षारीय और अम्लीय लावा की। ठीक, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इनको हमें जानना है। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है इसमें, आपने देखा इसका तापमान 700 से 1000 के आसपास होता है, इससे ज्यादा भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन औसतन 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि क्षारीय की तुलना में कम है। सिलिका की मात्रा यहाँ पर 60% से ज्यादा होती। और क्या होता है, यहाँ पे वायलेंट एरप्शन होता है। वायलेंट का मतलब क्या होता है, वायलेंट का मतलब अधिक आवाज के साथ, यानी यह विनाशकारी तो होता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। क्यों, वायलेंट एरप्शन का मतलब बहुत आवाज के साथ इसका उद्गार होता है। ठीक है, यानी तेज आवाज के साथ इसका उद्गार होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। मोस्ट वायलेंट एरप्शन की बात करें, अब तक जो ज्ञात है, सबसे ज्यादा जो तीव्र एरप्शन की बात करें, सबसे ज्यादा तीव्र उद्गार की बात करें, तो अब तक पेलियन को माना गया है। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट एरप्शन की बात करें, सबसे ज्यादा जो उद्गार हुआ है तो क्राकाटाओ। कहां पर है ये, क्राकाटाओ जो है 1883 में सबसे ज्यादा इसकी तीव्रता रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, इसके बारे में हम विश्व वितरण पढ़ेंगे, खूब बढ़िया सा समझने वाले। यहाँ पे मोटे तौर पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। अगर लावा गाढ़ा है यानी मैग्मा गाढ़ा है तो तेजी से विस्फोट करके निकलेगा, यानी वायलेंट एरप्शन होगा। वायलेंट एरप्शन होगा, वायलेंट एरप्शन होने के साथ साथ क्या इसका टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम है, क्या 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके अलावा इसमें सिलिका की मात्रा 60% से ज्यादा होता है। आइए बात कर लेते हैं हम क्षारीय लावा के बारे में। क्षारीय में क्या होता है, देखिए जो आपने अम्लीय में पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफर होगा। यहाँ पे सिलिका की मात्रा कम होती है,
अगर हम सिलिका की मात्रा की बात करें, सिलिका की मात्रा यह 40 से 50% के आसपास होती है। सिलिका की मात्रा 40 से 50% के आसपास होती है। किसमें? क्षारीय लावा में, क्षारीय मैग्मा। यहाँ पे तापमान अधिक होता है और उस तापमान की बात करेंगे क्या होगा, 900 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वहां पे क्या देखा था हमने, 700 से 1000 हमने देखा था वहां पे, वह 700 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं, इसके अलावा इसमें क्या मिलता है, इसकी श्यानता कम होती है। श्यानता को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है क्या, गाढ़ेपन से। अभी हमने पीछे चर्चा किया था जब हम पढ़ रहे थे अम्लीय, तो उसमें कहा था क्या, इसकी श्यानता ज्यादा होती। श्यानता ज्यादा का मतलब वो गाढ़ा होगा। मैं इस पे इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि श्यानता ज्यादा है कि गाढ़ा होगा। अम्लीय गाढ़ा होगा, क्षारीय पतला होगा, अम्लीय गाढ़ा, क्षारीय पतला। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी इसी के आधार पर स्थल रूपों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो वहां समझने में कठिनाई आपको हो सकती है। यहाँ पे उद्गार के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उद्गार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण होता है, यानी पीसफुल कह सकते हैं क्या, पीसफुल एरप्शन। पीसफुल एरप्शन कह देने से ये दिमाग में नहीं लाना है कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम हो जाता, ऐसा नहीं है। हम तुलना किससे करें, अम्लीय का क्षारीय से, क्षारीय का अम्लीय से। वहां पे चूंकि अम्लीय गाढ़ा था, विस्कोसिटी ज्यादा थी, टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम था, सिलिका की मात्रा ज्यादा थी। ऐसे में वहां पे जो एरप्शन हो रहा था वो क्या होता, बहुत तेजी से होता, तेजी आवाज के साथ हो रहा था। यहाँ पर एरप्शन जो होगा शांतिपूर्ण ढंग से होगा, अपेक्षाकृत अम्लीय के। इसके अलावा यहाँ पे जो लावा है वह 90% से ज्यादा क्षारीय होता है। भाई क्षारीय तो होगा ही, क्योंकि इसका नाम ही क्षारीय लावा, ये क्षारीय लावा होगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें जानते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो एग्जाम में पूछे गए उसको हमने सेलेक्ट किया है। लावा के प्रकार को देखा गया, एक पहला लावा है पा हो लावा। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यहाँ पे जो सिलिका की मात्रा होती है वह 50% से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 50% से कम, अभी आपने पीछे देखा था क्या होगा, 50% से कम पीछे देखा था हमने आपको यहाँ पे 40 से क्या 50% के बीच। क्योंकि 40 से 50% के बीच अगर है क्या, 40 से 50% के बीच है सिलिका की मात्रा, तो उसे हम कहते हैं ये क्षारीय लावा है या बेसिक लावा। अब यहाँ पे पा हो जो एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चूंकि सिलिका की मात्रा 50% के आसपास है तो क्या होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। इसमें क्या होता है, इसके निक्षेप से चिकनी सतह, चिकनी ज्वालामुखी सतह का निर्माण होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा। अभी हमने कहा था कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा लिक्विड आपके पास है जो द्रव अवस्था में तो है लेकिन वो गाढ़ापन उसका कम है। जब गाढ़ापन कम है तो अगर सतह पर गिराएंगे तो वो आसानी से ज्यादा दूरी पर फैल जाएगा, और जो ज्यादा दूरी पर फैलेगा वो क्या होगा, चिकनी होगा, चिकनी सतह का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ये जो पा हो लावा है एक एग्जाम्पल है किसका, बेसिक लावा का, और क्या है, चिकनी सतह का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा जो है सिलिका की मात्रा ग्रेटर देन 50%, यानी सिलिका की मात्रा 50% से ज्यादा होता है, इसको कहते हैं क्या, आ लावा। आ लावा इसका नाम ही है। इससे कंफ्यूजन नहीं पड़िएगा, आप ध्यान रखिएगा। इससे खुरदरी सतह का निर्माण होता है। अब बताइए इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि 50% से ज्यादा सिलिका की मात्रा है, संभावना कि इसमें एसिडिक की मात्रा ज्यादा होगी, अम्लीय की प्रकृति की ज्यादा मात्रा होगी और क्षारीय की अपेक्षाकृत कम होगी। अलावा का मतलब, अब यहाँ पे जब सिलिका की मात्रा 50% से ज्यादा है, ऐसे में खुरदरी सतह बनेगा। खुरदरी सतह क्यों बनेगा, क्योंकि इसका गाढ़ापन ज्यादा होगा। अब जब खुरदरी सतह बनेगा, आप ऐसे समझिएगा जैसे आप बिना चप्पल या जूता पहने चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे कंकड़ जब पड़ गया तो आप क्या बोलते हैं, ऐसे ही अलावा है। अलावा से आप याद रखिएगा खुरदरी सतह किससे बनेगा, जो आपके पैर में चुभ रहा है। चुभेगा, खुरदरा है तो चुभेगा, चिकना तो चुभेगा नहीं। इसे कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। खुरदरा कौन बनेगा, अलावा। जैसे आप आ की आवाज निकाल रहे हैं और पा हो क्या मिलेगा, चिकनी सतह का बनेगा। पा हो करके आराम से आप लेटिए, कोई दिक्कत नहीं, चिकनी सतह बनेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और स्थल रूप का नाम दिया गया आगे, हालांकि इन सबको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नाम दिया गया टफ। जमे हुए निक्षेपित ठोस लावा को टफ कहते हैं। जमे हुए निक्षेपित ठोस लावा को क्या कहते हैं, टफ। ये एक स्थल रूप का प्रकार है, आगे इसको हम देखेंगे।
ब्रेसिया के बारे में जान लेते हैं। ब्रेसिया, ब्रेसिया क्या है? ऐसा लावा, लावा के बारे में चूंकि पढ़ रहे हैं, ऐसा लावा, ठीक है, ऐसा स्थल रूप जहां पर जैसे ये लावा से निक्षेपित कोई स्थल रूप है, यहाँ पे पायरोक्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक अगर मटेरियल ज्यादा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब ऐसा लावा है जो कि वो निक्षेपित हो गया। अभी आपने पढ़ा था पीछे कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर भी निकलते हैं, मैग्मा भी निकलता है, विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलते हैं। आप कल्पना करिए, जब बहुत तेजी से उद्गार हो रहा है, वहां पे ठोस, द्रव, गैस सब साथ साथ निकल रहे हैं, तो सब एक दूसरे से टकरा कर ही निकलेंगे ना, प्रेशर ज्यादा होगा, सब चिपके होंगे। वहां पर जाने के बाद क्या स्थिति बनेगी? जैसे बहुत तेजी से उद्गार हुआ, ऊपर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर चले गए, चलने के बाद वो नीचे गिरेंगे ना, गिरने के बाद क्या होगा? जो फैला हुआ लावा उसी में तो घुसेंगे। ऐसी कंडीशन में जैसे यही स्थल रूप है, यहाँ पे पायरोक्लास्टिक मटेरियल मतलब ऐसे कंकड़ पत्थर इसमें ज्यादा इसमें लगे हैं, इस प्रकार का जो स्थल रूप होगा उसे कहते हैं ब्रेसिया। क्या कहते हैं? ब्रेसिया, यानी ऐसा स्थल रूप, ऐसा स्थल रूप जहां पर लावा के बीच में, यानी जो निक्षेपित या जमा हुआ लावा है उसके बीच में अगर पायरोक्लास्टिक मटेरियल की अधिकता है, पायरोक्लास्टिक का मतलब आप यही समझिएगा कंकड़ पत्थर से, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसको क्या होता है, तो क्या होगा? ब्रेसिया इसे कहेंगे, ठीक। आगे पढ़ते हैं हम प्यूमिस, प्यूमिस के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं झावा। आप काफी लोग जानते होंगे झावा क्या होता है। ईंट देखा होगा आपने, ईंट देखा होगा जो आपके यहाँ मकान बनाने लेके आया होगा, वहां पे कई बार आप देखते हैं एक ऐसा ईंट का प्रकार होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है और ये काला हो जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? अक्सर हमारे यहाँ तो तांबड़ा कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ जो भी कहते होंगे, आप समझिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बहुत ज्यादा पक गया होता है और बहुत मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे पका होता है। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे आप, यहाँ पे बिंद के रूप में, पॉइंट पॉइंट के रूप में आप देखेंगे यहाँ पे छिद्र जैसा बना होता है, ठीक है, छिद्र जैसा बना होता है। ऐसा क्यों होता है? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर से ये पिघल गया, वहां पे जो वायु है आसपास, वायु के प्रभाव से जो हल्का हल्का छिद्र बन जाता है, इस प्रकार की जो स्थल बनेगी उसे कहते हैं प्यूमिस या झावा। आप ऐसे समझिएगा, ज्वालामुखी स्थल रूप है कोई ऐसा बन रहा है, यहाँ पे वायु के प्रभाव से अगर यहाँ पे हल्का हल्का डॉटेड छिद्र बन जा रहा है, इस प्रकार की जो स्थल रूप बनेगा उसे कहते हैं प्यूमिस यानी झावा। आई थिंक बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि चीजें ऐसी है ना, मैं दावा करता हूँ इस लेक्चर के बाद, हम स्पेशली वोल्केनो की बात कर रहे हैं, वोल्केनो के लेक्चर के बाद आपके 2-4 क्वेश्चन बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वोल्केनो से संबंधित डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन न पूछा जाता हो। चलिए ज्वालामुखी के प्रकार के बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 प्रकारों 3 प्रकारों को पढ़ते हैं। यहाँ पे उद्गार के ढंग के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उद्गार के ढंग के आधार पर। देखिए उद्गार के ढंग का मतलब एक केंद्रीय प्रकार का होगा और एक दरारी प्रकार का। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है केंद्रीय कब होगा, जब प्लेट अभिसरण किनारे पर होगा, यानी जब प्लेटें एक दूसरे के आसपास आएंगी तो अभिसरण होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? केंद्रीय। अभी हमने स्टार्ट में इसके चर्चा कर लिया था, ठीक। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसे में क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा दरारी, ठीक है। यानी अपसरित प्लेट किनारे पर है तो दरारी ज्वालामुखी, और अभिसरित है तो केंद्रीय। क्लियर है? चलिए यहाँ पे केंद्रीय ज्वालामुखी की बात की जा रही है ना। जब ज्वालामुखी का उद्गार एक प्राकृतिक छिद्र से होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यह केंद्रीय प्रकृति का ज्वालामुखी उद्गार है। अब देखिएगा, चूंकि आप ऐसे समझिएगा, जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे ये नीचे क्या है, ये नीचे पूरा एकदम मैग्मा भरा हुआ है, ठीक, ये नीचे पूरा मैग्मा भरा हुआ है। अब आप सोचिए यही मैग्मा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा स्टोर हो गई है, ऐसी कंडीशन में अगर ये किसी एक छिद्र से निकलेगा, एक छिद्र से निकलेगा, जाहिर सी बात है वह तेजी से निकलने की कोशिश करेगा, और जब तेजी से निकलेगा वो बहुत विस्फोटक तरीके से निकलेगा। कहने का मतलब बहुत विस्फोटक तरीके से निकलेगा। आप ऐसे देख लीजिएगा, किसी एग्जाम्पल को, किसी बर्तन में कोई चीज रखा गया जो कंप्रेस है, जो दबा हुआ है, सिलेंडर जैसे फटता नहीं है, सिलेंडर फटता क्या? तेजी से फटता है, क्यों? वहां पे गैसें दबाव से खूब कंप्रेस कर दी गई, पूरे दबाव के रूप में रखी गई। यहाँ पे जब केंद्रीय प्रकृति का ज्वालामुखी उद्गार होता है, यह विस्फोटक होता है, बहुत तेज आवाज के साथ निकलता है। अभी पीछे भी इसकी बात हमने किया था। यह कब होता है? यह अभिसारी प्लेट किनारों पर होता है, अभिसारी प्लेट किनारों पर होता है, इसकी भी चर्चा हो गई। यानी प्लेटें आसपास आ रही हैं तो केंद्रीय प्रकृति का ज्वालामुखी बनेगी और वह तेज विस्फोटक के साथ बनेगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं।
यहां पर अगर अभिसारी प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, यानी केंद्रीय प्रकृति का उद्गार हो रहा है, तीव्र विस्फोट के साथ हो रहा है, तो कौन से स्थल रूप बनेंगे? शंक्वाकार या गुंबदाकार ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। याद रखिएगा, शंक्वाकार या गुंबदाकार ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। आगे हम स्थल रूपों में इसके बारे में और जानेंगे, पर यहाँ पे इस बात से आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरारी ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिशर वॉल्केनो, है ना, अपसरित प्लेट किनारे पर मिलेगा। जब अपसरित प्लेट किनारे पर मिलेगा तो क्या होगा यहाँ से, क्योंकि जैसे यहीं पर था मैग्मा भरा हुआ है, अब मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे कोई दरार बन गया, जब दरार से निकलेगा तो कहने का मतलब जो निकलेगा यहाँ पर क्या बनेगा? रिज बनेगा, कटक बनेगा। अभी बात करते हैं, जब लावा का उद्गार एक दरार से होता है तो क्या कहेंगे? दरारी। यह अपेक्षाकृत शांत प्रकृति का होता है। कहाँ मिलेगा? अपसरित प्लेट किनारे पर। और इससे बनेगा, जो महत्वपूर्ण बात है, इससे बनेगा क्या? लावा पठार और ज्वालामुखी गुंबद, सॉरी पठार होगा, ठीक। इसमें क्या बनेगा? लावा पठार, ज्वालामुखी पठार। इसके अलावा क्या बनता है? इसमें बनता है कटक, ठीक, रिज बनता है। बात क्लियर है? अब थोड़े से एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने क्या क्या सीखा? आपने यही सीखा ना, दरारी रहेगा तो क्या होगा? शांत प्रकृति। कहां बनेगा? अपसरित पर। क्या बनेगा? स्थल रूप पठार बनेगा, ठीक है। वहां पे क्या बना था? ज्वालामुखी पर्वत बन रहा था। अब देखिए, कुछ विश्व के प्रमुख लावा पठारों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, खूब पूछा जाता है। देखिए, लावा पठार और जो बनने वाले पर्वत है, इन सबको एग्जाम्पल के रूप में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रमुख लावा पठारों की। पहला पठार के बारे में चर्चा की गई है, किम्बरले प्लेट, है ना, यानी इसे कहेंगे क्या? किम्बरले पठार। ये किम्बरले पठार कहाँ मिलेगा? ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। कभी मैचिंग में देता है, कभी सिंगल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जानते रहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, ठीक। दक्कन के पठार की बात करेंगे। दक्कन प्लेट कहां पर मिलता है? अपने प्यारे भारत में, इंडिया में मिलता है। देखिए, दक्कन पठार के बारे में हो सकता है आप जानते रहो, लेकिन ये कैसा पठार है? यह ज्वालामुखी पठार है, ठीक। ज्वालामुखी पठार है। इसकी कहानी हम भारत के भूगोल में खूब बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ठीक। ड्रैकेंसबर्ग प्लेट, यानी ड्रैकेंसबर्ग जो पठार है, ये कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में। देखिए, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत भी है और क्या है? पठार भी है। ये पठार कहाँ मिलता है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। आगे ईस्ट अफ्रीकन की बात करें, ईस्ट अफ्रीकन कहाँ मिलता है? अफ्रीका में। इसी तरह से अंतरिम प्लेट जो है, प्लेट का मतलब क्या? प्लेट्यू कहते हैं इसे। अंतरिम जो पठार है वो मिलता है आयरलैंड में। याद रखिएगा, अंतरिम पठार कहाँ मिलता है? आयरलैंड में। आगे कुछ और प्रमुख पठारों के बारे में पढ़ लेते हैं। लाकी, हेकला लाकी सुना ना आपने? ये कहाँ मिलता है? आइसलैंड। आगे आप असल लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी का, हेकला एक ज्वालामुखी है और लाकी तो आप देख ही रहे हैं। लाकी क्या है? ये ज्वालामुखी पठार है। कहाँ मिलता है? आइसलैंड में। घबराइए, कंफ्यूजन मत पड़िएगा, यह आइसलैंड कह रहे हैं, ना कि आयरलैंड। कोलंबिया की बात कर लेंगे। कोलंबिया पठार कहाँ मिलता है? एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका क्या होता है? यूएसए और कनाडा को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं एंग्लो अमेरिका, यानी यूएसए और कनाडा को क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से एंग्लो अमेरिका कहते हैं। ये इसमें क्या मिलता है? कोलंबिया पठार मिलता है। आगे पराना पठार की बात करेंगे। पराना मिलता है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक। इसी तरीके से पेंटागोनियन पठार की बात करेंगे। पेंटागोनियन मिलता है अर्जेंटीना में, यह भी कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। यह बात हो गई प्रमुख विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पठारों की, ठीक। आई थिंक आपको बढ़िया लगा होगा, बात समझ में आई होगी। आपको क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर चर्चा करिएगा, लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर चर्चा करिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। हमारे प्रोग्राम के बारे में आप जानते ही हैं। हम आजकल क्या करते हैं? संडे, मंडे और सॉरी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम क्या कर रहे हैं? इस दिन हम क्लास आपको दे रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, और अभी चल रहा है क्या? ज्योग्राफी, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट और धैर्य बना के रुकिएगा। बृहस्पति बृहस्पति शुक्र और शनि, 3 दिन हम क्या करते हैं? जो यहाँ पर पढ़ा होता है हमने, इसको हल करते हैं एमसीक्यू के रूप में, ठीक है, मॉक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। और एक बचता है जो संडे, संडे को हम क्या कर रहे हैं?
संडे को हम करते हैं करंट अफेयर्स, और ये जो करंट अफेयर्स करते हैं वो करते हैं क्या, एमसीक्यू के रूप में, यानी मॉक क्वेश्चन के रूप में। ये अब तक का प्रोग्राम है, अब तक का प्रोग्राम है। आपको एक अनाउंसमेंट बतानी है, एक चीज और बतानी है, बहुत जल्दी ही अपने इस चैनल पर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत जल्दी कुछ नई चीजें लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें अभी जो आने वाला एग्जाम है आरओ के लिए, आरओ एआरओ के लिए, इसके अलावा कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आरओ एआरओ के अलावा जो प्रॉपर पीसीएस की बात है, प्रॉपर पीसीएस, उसमें भी सिलेबस जितना है उसको कवर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश है। ज्योग्राफी चली रही है, ज्योग्राफी जल गया, हमने एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट कर लिया है, हमने क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, जियोमॉर्फोलॉजी अगले 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर बचेगा क्या, ओशनोग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी बचेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसी बीच बहुत जल्दी है जनरल हिंदी, जनरल हिंदी, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जो भी सिलेबस है वो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कंसंट्रेशन बना के जुड़े रहिए, अपने लोगों को जोड़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्रिप्शन जरूर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारा मेहनत तभी सार्थक होगा जब हमारे मेहनत का परिणाम बहुत से ज़्यादा लोगों को मिले। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए। जय हिंद एवरीवन।